अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाले स्टडी चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक मैंने जो है एक बूस्टर सीरीज चलाई हुई है। ये बूस्टर सीरीज 2 जून 2025 के अटेम्प्ट को लेकर है, जिसमें कि मैंने अभी तक 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। बाकी बचे 40 क्वेश्चन। जो 40 क्वेश्चन है जिसमें से 10 क्वेश्चन के जो अभी सीरीज है वो मैं लेके आ गई हूँ। बाकी के 30 क्वेश्चन की फिर जब टाइम होगा उसके हिसाब से पोस्ट कर दी जाएंगी। और आप ये बूस्टर सीरीज का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। जब आप एग्जाम के नजदीक हो तब भी वह आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जाकर भी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और वहां पे जाके जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो वह देख सकते हैं। तो बिना फर्दर डू इधर उधर की बात करें, फटाफट से मैं ये बता देती हूँ जिनको मेरे बारे में अभी तक कोई नॉलेज नहीं है, मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो मैं एक छोटा सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज आरती पांडे। और अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने बैचलर मास कॉम से कंप्लीट किया है, और वहीं अपना मास्टर्स भी मैंने मास कॉम से ही कंप्लीट किया है। अपने अगर मीडिया के एक्सपीरियंस की बात करें तो लगभग 3 साढ़े 3 साल का मुझे एंकर, रिपोर्टर और न्यूज़ कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने काफ़ी लोकल लेवल पे काम किया है। और टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने 1 साल जो है BFIT इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है टीचिंग में। और अगर मैं अपने वर्कशॉप की बात करूं तो मैंने रिसर्च प्रपोजल को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर भी सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हुए हैं वर्कशॉप्स को अटेंड करके। और वहीं अपने एकेडमिक अचीवमेंट की बात करूं तो मेरा अभी रिसेंट में ही जून 2025 में नेट क्वालिफाइड हुआ है मास कम्युनिकेशन से। सो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अब बिना इधर उधर की बात करें, फटाफट से जून 2025 के MCQ लगाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीडिया की जो टर्म्स दी हैं और वो कौन से ऑथर ने क्या बोला वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ के हमें सबसे पहले तो जो चीजें हमें आती हैं वो हम बता देंगे। जैसे हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट के जो हैं वो आपके नॉम चॉम्स्की हो जाएंगे। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट मार्शल मैकुले ने दिया है, बट हमें ये नहीं पता होगा कि मैकडोनाल्ड और डिज्नी डिज्नी जेशन जो है ये किसने दिया है। तो देखिए, आइए अब हम पढ़ते हैं ये किसने दिया है। सबसे पहले मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड जो है वो दिया है जॉर्ज रिटजर ने। जॉर्ज रिटजर ने। और ये एक सोशियोलॉजिस्ट है। क्या है? सोशियोलॉजिस्ट है। अब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट, मैकडोनाल्ड होता क्या है, मैकडोनाल्डाइजेशन होता क्या है, ये होता ये है कि सबसे पहले देखो समाज जो है वो अब बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। चीजें जो है वो फास्ट फूड चेन में हो गई हैं, चाहे जिसकी वजह से इफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी सब जो है डोमिनेट हो रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आज देखो, आज आपके चारों तरफ शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं। जो एजुकेशन के लिए पहले आप एक कोचिंग सेंटर लगाते थे जहां पे आपको 10,000 रुपए फीस भरनी पड़ती थी, वहां अब सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। हॉस्पिटल में पहले क्या होता था कि आपको बड़ी बड़ी कतारों में खड़े होना पड़ता था, लेकिन अब क्या, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो जा रहे हैं। बिजली का बिल जमा करने के लिए पहले बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं। बिजली हो, पानी हो, सबका पेमेंट ऑनलाइन हो जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट जॉर्ज रिस्टर ने दिया, मैकडोनाल्ड लाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? सेकंड क्या था? डिज्नीटाइजेशन। डिज्नीटाइजेशन एलन ब्रेमैन ने दिया है। अब हु इज दिस? अब हम ये जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप देखो कि अब जो थीम्स हैं और जो चीजें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें, चीजें बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डिज्नीटाइजेशन मतलब हम चीजों को डेवलप करके, हाइब्रिडाइजेशन करके, मर्चेंटाइजिंग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम, आप कभी चाइना के एयरपोर्ट पे गए हो? वहां पे वेटिंग रूम है, अलग से वेटिंग रूम है, जिसमें आप 1 घंटा 2 घंटा जितने घंटे का आप रेस्ट करना चाहते हो उस हिसाब से बिल पे करते हो, और वहां पे रेस्टिंग एरिया है। वो भी बिल्कुल ऐसे खुलता है जैसे कि एक जादू कमरा नहीं खुलता, खुल जा सिम सिम, इस टाइप का कमरा होता है वो। और उसमें आप रेस्ट कर सकते हो, जितने मिनट का आप रेस्ट करना चाहते हो उस हिसाब से आप वहां पे पेमेंट दे देते हो, और वहां ऑनलाइन है। और यही नहीं, शॉपिंग सेंटर्स भी खुल गए हैं और एयरपोर्ट में कैफेज खुल गए हैं, जिससे क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है। तो वो जो हो गया डोनेटाइजेशन में, डिज्नीटाइजेशन में आ जाएगा। अब ये आप थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये तो हमें पता था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट जो है वो नॉम चॉम्स्की ने दिया है। अब नॉम चॉम्स्की के साथ जो है एडवर्ड हरमन भी थे इसमें। अब क्या है, मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया हर चीज को प्रोपेगेट करके आपके सामने रख रहा है, आपकी थाली में हर चीज को, हर न्यूज को प्रोपेगेंडा बना के पेश कर रहा है।
जैसे अभी आप देख लो कि हमारे उत्तराखंड में, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, 3 दिन से बारिश चल रही थी। सितंबर के महीना था वो, सितंबर मतलब लगा नहीं था। वो 31 अगस्त का टाइम था। 31 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक बहुत भयानक माहौल था यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पर बारिश ना कंटिन्यू होती रहती है। और अब तो ऐसा लग गया कि जैसे दिनचर्या में ये शामिल हो गई है। और इतना भयानक बारिश होने की वजह से यहाँ पे बादल फट रहे हैं। सहस्त्रधारा में बादल फट गया है। देहरादून के ये प्रेमनगर इलाके में यहाँ पर भी पुल वगैरह टूट रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति पनप रही है और प्रोपेगेंडा मीडिया उसको प्रोपेगेट करके दिखा रहा है। अब यही चीजें जो हैं वो आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। अब देखो, दूसरा है ग्लोबल विलेज, जिसका कॉन्सेप्ट मार्शल मैकुलन ने दिया। अब मार्शल मैकुलन कैनेडियन फिलोसोफर हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अब ये होता क्या है ग्लोबल विलेज? जैसे हमारे पास क्या है, हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं? बाय द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। लेकिन अगर मोबाइल फोन में इंटरनेट ना हो तो वो मोबाइल फोन हमारे किस काम का? वो तो एक डब्बा है। अब मेरे पास ये लैपटॉप है। ये लैपटॉप में अगर इंटरनेट ना हो, वाईफाई ना हो, तो ये लैपटॉप किस काम का? किसी काम का नहीं है, डब्बा है। तो इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए हमने, हमारे पास क्या है, ग्लोबल, एक दूसरे से हम जुड़े कैसे हैं? बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट होने की वजह से ये क्या है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। नाउ आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर कि सबसे पहले मैकडोनाल्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिया है किसने? जॉर्ज रिस्टर ने। डिज्नी टाइजेशन का कंसेप्ट एलन ब्रेमैन ने। मैकडोनाल्ड का कॉन्सेप्ट नॉम चॉम्स्की ने। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जो है मार्शल मैकुलन ने। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए का आपका सेकंड है। डिज्नीटाइजेशन का आपका हो जाएगा 4। और मैकडोनाल्ड का आपका हो जाएगा 1। रुको रुको एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। मैकडोनाल्ड का सेकंड है। सेकंड तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में है। डिज्नीटाइजेशन का एलन है, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ हो रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट का आपका 1 है। तो सी का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर, सी का ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है, ठीक है। सी का 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, सेकंड नहीं है, यहाँ गलत लगाया हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही है। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, यानी कि 102 नंबर के क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट? मतलब सबसे कम लेवल के मेजरमेंट के बारे में बताना है कि वो कौन सा है। आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी नॉमिनल मेजरमेंट स्केल उसको कहा जाता है जो लोएस्ट लेवल के अंदर मेजर मेजर करता है। अब किस किस को नहीं पता नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल होता क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं ये है क्या। नॉमिनल स्केल उसे बोलते हैं जिसमें कैटेगरी डिसाइड होती है। जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे नेट जेआरएफ के बच्चे कौन कौन है, एक मेल है एक फीमेल है। अब फीमेल में भी अलग अलग से क्या है, कैटेगरी है, कोई जनरल में है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है। मेल में भी वही है, तो वो क्या आ गया, नॉमिनल स्केल, सबसे लोएस्ट लेवल का स्केल इसे माना जाता है। फिर आ जाएगा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल किसे बोलते हैं? ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, रैंक वगैरह फिक्स्ड नहीं होती है। बट डिस्टेंस बिटवीन रैंक फिक्स्ड नहीं होती है। लेकिन ये होता है कि ऑर्डर रैंकिंग में लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारी क्लास में, हमारे क्लास छोड़ो, नेट जेआरएफ ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक होता है ऑल इंडिया रैंक 1, एक होता है जेआरएफ, एक होता है नेट, एक होता है पीएचडी ओनली क्वालिफाइड। तो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज अ रैंक। तो ये हो गया ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, इंटरवल स्केल में ट्रू जीरो नहीं होता है, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो की कैटेगरी नहीं आती है। एब्सोल्यूट जीरो की कैटेगरी आपकी रेशियो स्केल में आती है। अब इंटरवल स्केल में तो नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि जैसे टेम्परेचर है, अगर किसी ने बोला कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या वहां पे कोई तापमान नहीं है? नहीं भाई, वहां पे तापमान है, हमें ठंडा महसूस हो रहा है। वहां पे जो है वहां पे बर्फ पड़ रही है, तो वहां टेम्परेचर तो है। अगर किसी ने बोला कि 0 डिग्री, 0 फिगर, तो क्या वहां पे कोई फिगर नहीं है?
फिगर है, वहां पे वो फिट है, फाइन है, तो इस तरीके से हो गया। फिर आता है आपका रेशियो स्केल, जो कि एब्सोल्यूट जीरो को डिटरमाइन करता है। जैसे कि आपकी हाइट या तो 5 फुट 2 इंच होगी, या बिल्कुल ही नहीं होगी, या फिर हो सकता है आपका वेट क्या है, तो मतलब जीरो भी हो सकता है। इनकम, या तो आप 15 16 जो है 1000 तक कमाते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं कमाते हैं, जीरो है। एज, या तो आप पैदा हुए हैं अभी जस्ट 1 या 2 दिन के, या आप पैदा ही नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से जीरो, एब्सोल्यूट जीरो भी यहाँ पे आता है, तो वो आ जाएगा रेशियो स्केल के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नॉमिनल, इंटरवल, रेशियो, ये ऑर्डिनल जो स्केल है, मेजरमेंट स्केल, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। 103 क्वेश्चन जो है वो क्या बता रहा है? 103 क्वेश्चन जो है वो आपका बता रहा है डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ विच आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टू द डोमिनेंट पैराडाइम। अब किस किस को पता है, 3 तरीके के पैराडाइम होते हैं जो कि हमने यूनिट 2 में पढ़े हुए हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की जो यूनिट 2 है उसमें 3 तरीके के पैराडाइम हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पैराडाइम होता है? एक होता है मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम, एक होता है आपका डिपेंडेंसी पैराडाइम, एक होता है आपका पार्टिसिपेटरी पैराडाइम। अब देखो, जो ये बात कर रहा है डोमिनेंट पैराडाइम की, तो डोमिनेंट पैराडाइम मतलब हो गया मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम, क्योंकि उसको मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम भी बोलते हैं। इसी को हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इथनोसेंट्रिक अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज इथनोसेंट्रिक? इथनोसेंट्रिक मतलब हो गया कि सामने वाले ने जो बात कही है वो बात हमें मान लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ही इज अ रूलिंग पर्सन, तो वो जो कहेगा वो बात हमें मान लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस इसे बोलते हैं, तो ये मॉडर्निटी को डिफाइन करेगा। अब ये कॉन्सेप्ट जो है 1950 से 1960s के दौर पे आया है, और इसमें जो स्कॉलर रहे हैं वो कौन कौन है? डैनियल लर्नर, विल्बर स्क्रैम और एडवर्ड रोजर रहे हैं डोमिनेंट पैराडाइम में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये मॉडर्निटी की बात करता है, जिसमें हमारी क्या हो? इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, ठीक है, मॉडर्नाइज हो चीजें, मतलब ये चाह रहा है हमारा जो इंडिया है वो मॉडर्न बन जाए। ठीक है, डोमिनेंट अप्रोच अपना के, मतलब गवर्नमेंट ने एक बार उंगली रख दी तो सामने वाले पर्सन को सुनना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन को देखना पड़ेगा। इस तरीके का ये पैराडाइम है। अब सेकंड पैराडाइम मैंने क्या बताया? डिपेंडेंसी पैराडाइम। डिपेंडेंसी पैराडाइम जो है वो पॉल पैब्रिज और हैंस सिंगर ने दिया था। अब ये पैराडाइम क्या बताता है? ये दौर है आपका 1960 से लेकर आपके 1990s तक का दौर है। अब ये दौर जो है वो बताता है कि हम जो है चीजों के ऊपर निर्भर हो गए हैं, हम डिपेंड हो गए, लाइक अभी जो है हम मीडिया के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, हम चीजों के ऊपर क्या है पूरी तरीके से निर्भर हो रहे हैं। ठीक है, हम अपने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ चीजों के ऊपर डिपेंड होने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो वो आ जाएगा इसमें। जैसे कि इसके अंदर भी 3 तरीके के कोर आते हैं, आपने पढ़ा होगा, कोर एरिया, पेरिफेरल एरिया, इस तरीके के एरिया पढ़े होंगे, जो कि वर्ल्ड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो इमानुअल ने दी है, बॉलस्टर ने, तो ये थ्योरी दी थी। अब इस थ्योरी में क्या था? एक कोर एरिया होती है जिसमें आपके डेवलप्ड एक कंट्री आती है, जैसे कि यूएसए, अमेरिका, और एक आती है आपकी सेमी पेरिफेरल, एक होती है पेरिफेरल। सेमी पेरिफेरल वो होते हैं जो कि जिसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज आ गई, इंडिया हो गया, इंडिया हो गया, वो आपका इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया, ठीक है, और इस तरीके की कंट्रीज आ गई। उसके बाद पेरिफेरल में वो आती हैं जो कि पिछड़ी जाति की हो गई, जो बिल्कुल ही डेवलप नहीं है, जैसे नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह की कंट्रीज आ जाएंगी। तो ये भी है अप्रोच। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या बताया? थर्ड पार्ट मैंने बता दिया। और हाँ, थर्ड पार्ट है आपका पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जिसको अनदर डेवलपमेंट अप्रोच भी कहते हैं। अब ये 1990 से लेकर अभी प्रेजेंट जो समय चल रहा है 2025 तक का दौर है, जिसमें पार्टिसिपेशन होना, लोगों का एक साथ जुड़ना, लोगों का बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर कौन कौन से स्कॉलर आ जाएंगे? एक तो जीन सर्व आ जाएगा, एक पाउलो फ्रायर जो कि ब्राजीलियन इन्वेंटर है वो आ जाएंगे, उसके अलावा इसमें श्रीनिवास मैलकोटे आ जाएंगे। ठीक है, और अभी तो फिलहाल मुझे इतने याद आ रहे हैं, 2 3 स्कॉलर और हैं इसमें। सदानंद नायर भी है, एक सदानंद नायर, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर हो गया? तो इसमें आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम बेनिफिट की बात तो नहीं कर रहे,
एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात पार्टिसिपेटरी अप्रोच में होती है, और लोकल कम्युनिटी यहाँ पर बात होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस कहाँ से आ जाएगा, आजादी कहाँ से आ जाएगी? हमें तो भाई गवर्नमेंट जो बात कहती है वो हमें सुननी है। तो इसलिए यहाँ पे डोमिनेंट है, मतलब हम हमारे ऊपर जबरदस्ती रूल किया जा रहा है, हिटलर की क्रांति टाइप का। ठीक है। अब आ जाते हैं 104 नंबर के क्वेश्चन में, 104। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द क्लिप टाइम ऑफ अ वीडियो क्लिप टू मैच द बीट ऑफ म्यूजिक ट्रैक? वो कह रहा है कि वो उस टर्म को क्या कहेंगे जिस टर्म में हमें टाइम के साथ साथ वीडियो क्लिप को हम मैच कर देते हैं, बीट को एक दूसरी बीट के साथ मैच कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको बीट मैचिंग कहेंगे, सिंपल सी बात है, थर्ड ऑप्शन होगा। लेकिन जो बाकी के अदर ऑप्शन है वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। अब देखो, टाइम कोड, साइंसिंग, साइंसिंग हो गया टाइम कोड, यानी कि टाइम के साथ हमें चले चलना है। टाइम जैसे अगर जिसमें आर, टाइम, मिनट सब इसमें मैटर किया जाएगा। अब इसमें समझते कैसे हैं, देखो। अगर डायरेक्टर ने कैमरा सामने रख दिया और बोल दिया लाइट कैमरा एक्शन, तो जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उस कैमरे के अंदर, तो वो एक टाइम ड्यूरेशन में ऐड हो रहा होगा, तो वो हो गया टाइम कोड। फिर आता है ऑडियो विजुअल साइनेसिंग। ऑडियो विजुअल में क्या होता है? जैसे अगर आप जब आप रेडियो स्टेशन में गए हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो, तो यहाँ पर जो भी चीजें बोली जा रही है वो ऑडियो की फॉर्म में बोली जा रही है और वो रिकॉर्ड की जा रही है, और वो आ जाएगा ऑडियो में। विजुअल में आ जाएगा कि या तो भाई कोई वीडियो क्लिप है, वो जो है यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, यहाँ पे एक रेडियो का दे दिया मैंने, एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे कि अरिजीत सिंह की सभी को पता है, जो गाना गाता है सुन रहा है ना, और आजकल वो सैयारा मूवी जो आई थी जिसमें धुन, एक धुन जो गाना बनाया था, तो वो तरीके का गाना रिकॉर्ड कर रहा है। या फिर वो अभी एक आजकल सैफर वाला गाना चल रहा है, पंगड़ा उठा के तन चमक कर दी वाला गाना जो चल रहा है आजकल, बहुत फेमस है। तो वो गाना अरिजीत सिंह गा रहा है और वो रिकॉर्ड हो रहा है, विजुअल में भी उसको दिखाया जा रहा है और उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, तो वो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा ऑडियो विजुअल साइनिंग का। बीट मैचिंग में आप एग्जांपल ले लो, जैसे शादी हो रही है और कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और ढोल नगाड़ों के साथ जो है डीजे वाला बंदा जो है वो भी ढोल नगाड़ों के साथ अपनी आवाज को रिकॉर्ड, मतलब अपनी बीट को मैच कर रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा इसका एग्जाम्पल। अब आता है क्लिप ट्रिमिंग। ट्रिमिंग से क्या हो रहा है? कट कर देना, क्लिप को कट कर देना। ट्रिमिंग मतलब क्या होगा? क्लिप को कट करना। अब देखो, ट्रिम कहाँ की जाएगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और वो डॉक्यूमेंट्री में अब आप 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना के बैठे हो, और आप चाह रहे हो कि कोई पर्सन ना फटाफट से उसको देख ले यार, 10 मिनट के अंदर खत्म करो। तो आप मेन मेन पार्ट लगाओगे, बाकी के पार्ट को आप ट्रिम कर दोगे, तो वो आ जाएगा क्लिप ट्रिमिंग में। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 105 पे, यानी 105 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना है हमें। किस में लगाना है? हमें सीक्वेंस में लगाना है। अब यहाँ पे देखो क्या है। अब हमने ये पढ़ा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है पेनिनसुला गजट निकाला था, कब? 1729 का। तो बी इसका आंसर हो गया। तो बी किसमें? ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ में है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो है अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यानी कि बॉल्मी बी प्लमर की बात हो रही है। फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इसे कहा जाता था, 1841 की थी, और उसके बाद धीरे धीरे ये अमेरिका की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनी 1917 में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के बाद सी आना था, लेकिन है नहीं। किसी ने नोट किया? बी के बाद सी आना था लेकिन है नहीं, जबकि बी के बाद ई दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड, वैसे तो एनटीए ने इसका सही बताया है, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं बैठता है, क्योंकि बी के बाद तो सी आना था, लेकिन हाँ इस हिसाब से ठीक बैठ रहा है कि बी के बाद लास्ट में ए आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने इसका आंसर ना एनटीए ने सेकंड दे दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फेडरल ट्रेड कम्युनिकेशन। फेडरल ट्रेड कम्युनिकेशन 1914 की है। और दूसरा है यहाँ पर आपका तंबाकू। तंबाकू के जो एड में जो बैन बैन लगाया था यूनाइटेड स्टेट ने, वो कौन से साल में लगाया था? वो लगाया था आपका 1971 में। ठीक है, 1971 के टाइम पे लगाया था। और जो डबल क्लिक, यानी कि जो डबल क्लिक एजेंसी फाउंड हुई थी इंटरनेट की, वो अभी देखो इंटरनेट कब से ही पॉपुलर हुआ है, सबसे लास्ट में तो इंटरनेट ही पॉपुलर हुआ है, तो 1994 का दौर होगा। तो ए लास्ट में आने की वजह से इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बी के बाद सी, सी के बाद ई, और ई के बाद डी, डी के बाद ए। बेंजामिन प्लान पेनिनसुलिया 1729, अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि बहुत पुरानी है, वॉल्मी बी प्रमर के टाइम के, यानी कि मान के चलो 18, एक सेकेंड ये थोड़ा एंड में आ गया।
हाँ, थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है यहाँ पे, एक टिकता नहीं है ना। वेट 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 वेट, हाँ ये रहा। तो 1840s और 60s का दौर। फिर उसके बाद आपका आता है सी, सी के बाद ई, फेडरल कम्युनिकेशन, ये हो गया आपका 1914 का, 1914 का। फिर उसके बाद आपका आ जाता है तंबाकू वाला, जो तंबाकू एड बैनर बंद हुए। ये कब बंद हुए? ये आपके बंद हुए हैं 1971 में। फिर उसके बाद आ जाएगा इंटरनेट डबल क्लिक वाला, जो कि है आपका डबल क्लिक, डबल क्लिक जो है 1924। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 1729। जो उसके बाद एडवर्टाइजिंग वाला हो जाएगा 1840-60s। फिर उसके बाद फेडरल वाला हो जाएगा आपका 1917। फिर उसके बाद तंबाकू वाला, तंबाकू का है आपका 1971। फिर उसके बाद आपका जो आपका इंटरनेट वाला है 1994। अब मुझे ये देखना है कि तंबाकू का ईयर मैंने ठीक बताया, तंबाकू का ठीक बताया, बस मैंने फेडरल वाले का गलत बता दिया, 1917 बोल दिया, लेकिन 1914 है, याद रखना 1914 है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन पे जा रहे हैं? 106। आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक जरूर करना और इसे शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, कितनी मेहनत लगती है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहले स्लाइड बनाना, फिर उसको पढ़ाना बताना। अभी भी हमारे कम से कम 30 क्वेश्चन की सीरीज रह गई है, बूस्टर सीरीज, तो वो भी कंप्लीट करनी है मुझे कैसे भी करके, एनी हाउ, जब जब टाइम लगेगा। चलो अब ये वाला बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एज एम्फेसाइज्ड बाय पाउलो फ्रायर? हु इज पाउलो फ्रायर? पाउलो फ्रायर इज एन ब्राजीलियन, ब्राजीलियन फिलोसोफर। और ये जो है, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इन्होंने टॉप डाउन अप्रोच को लेके बात की थी, सॉरी बॉटम अप अप्रोच को लेके बात की थी। टॉप डाउन में तो वो आएंगे ना, डेनियल लर्नर, एडवर्ड रोजर, ठीक है, ये आ जाएंगे, मार्शल मैक्यूलिन, नहीं मार्शल मैक्यूलिन नहीं, डेनियल लर्नर, एडवर्ड रोजर, ये सब आ जाएंगे आपके, जो हमने पीछे पढ़े थे। तो अभी क्या आएगा? अभी इसका आएगा बॉटम अप पार्टिसिपेशन। बॉटम अप पार्टिसिपेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम टॉप डाउन अप्रोच मॉडर्निटी को अपनाएं। मॉडर्निटी पता है ना आपको? मॉडर्निटी, मॉडर्निटी मतलब हो गया कि गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया जिसमें ने आपको पहले बताया, और वो मानना होगा, वो पत्थर की लकीर हो गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है हमें जो है बॉटम अप अप्रोच को अपनाना होगा, हमें पार्टिसिपेशन करना होगा, हमें बोलना होगा। तो ये आपका जो हो गया पाउलो फ्रायर के अंदर आ जाएगा, जिसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच के मैंने वो फिलोसोफर भी बताए थे ना आपको, जीन सर्व, मैजिक टेरान और सदानंद नायर और ये पाउलो फ्रायर, ये ही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 107। 107 देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग इज जस्ट टू एडजस्ट अ कैमरा ब्लैक लेवल, वाइट लेवल एंड गामा? वो ये बोल रहा है कि जब हम कैमरे को ना एडजस्ट करते हैं, ब्लैक लेवल, वाइट लेवल, इन सब में, इन सब पैरामीटर्स में एडजस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं, देखो, कलर ग्रेडिंग नहीं बोलेंगे। कलर ग्रेडिंग मतलब हो गया कि लास्ट मोमेंट में जब हम वीडियो को एडिट करते हैं ना, और तो हम कलर को ग्रेड करते हैं कि कहाँ पे हमें कलर लगाना है, कहाँ पे क्या नहीं लगाना। एडिटिंग के टाइम पे, पोस्ट एडिटिंग के टाइम पे यूज किया जाता है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन भी हम पोस्ट एडिटिंग के टाइम पे यूज करते हैं। एक्सपोजर कंपनसेशन मतलब जो कैमरे का होल होता है ना, उसको कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, तो ये भी हम तब यूज करते हैं जब हमको सामने की जो है जो हमारे करेक्टर हैं उसके हिसाब से अपने कैमरे के इस पार्ट को हम यूज करते हैं। आंसर क्या होगा? कैमरा कैलिब्रेशन। कैमरा कैलिब्रेशन जो है इंटरनल पैरामीटर को एडजस्ट करने का काम करता है, जिसमें हम ब्लैक लेवल, वाइट लेवल, गामा, इन सबको जो है एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं। अब ब्लैक लेवल, वाइट लेवल और गामा लेवल होता क्या है? देखो, ब्लैक लेवल में डार्केस्ट पॉइंट दिखाया जाता है, इमेज का प्योर डार्केस्ट पॉइंट दिखाया जाता है। जैसे कि हमने वो पार्ट पढ़ा था ना, वो क्या कौन सा था वो, जर्मन एक्सप्रेशन वाला, जो हम फिल्म यूनिट नंबर 9 में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जर्मन एक्सप्रेशन के टाइम पे वो इस तरीके के डराने वाले सिंबल यूज किए थे, डार्केस्ट चैम्बर यूज किया जाता था, जिसको कायरो सिनेमा भी कहा जाता था। तो इस तरीके का है वो। ठीक है। फिर व्हाइट लेवल में आपका ब्राइटेस्ट पॉइंट आ जाएगा, मतलब सन की रेज, ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। गामा रेज जो है, तीनों दोनों चीजों का मिड पॉइंट होता है, जिसमें आपका कॉन्ट्रास्ट यानी कि ब्लैक पॉइंट भी आ जाएगा और ब्राइट पॉइंट भी आ जाएगा। तो दोनों चीजें मिलकर जो, जिसमें ब्लैक, वाइट और गामा तीनों चीजों को यूज किया जा रहा है, वो हो गया कैमरा कैलिब्रेशन। ठीक है, क्लियर? ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ आते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है ऑथर, और उसके वर्क हमें बताने हैं।
हमने यहाँ पर ना दो वर्ड तो हम बहुत अच्छे से जानते होंगे, फ्रांस वॉर्थ फालियो, जो कि आपके टीवी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। तो बी का तो हो गया आपका सेकंड, तो बी का सेकंड किस किस में? ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट तो कट गया है। अगला है यहाँ पे इको, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको ने जो है एबरन डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि आपका जेंडर, मीडिया, आइडेंटिटी, ये हो गया सी का वन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड भी कट गया, यानी सेकंड और फोर्थ बचता है। अब देखो, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन नहीं आते हैं, एक तो फ्रुनसॉन मार्जूरी और एक है गॉन्टलेट डेविड। ये हमें नहीं आता है कि ये ऑथर किससे जुड़े हुए हैं। अब जी देखो ये क्या है, समझते हैं। फ्रुंसियो मार्जोनी जो है, ये इमेज डिसेक्टर के लिए यूज किया जाता है। क्यों? ताकि एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जो है टेलीविजन में जब हम वीडियो वगैरह को चलाते हैं, तो उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है इमेज डिसेक्टर का। ये कॉन्सेप्ट फ्रुसॉन मार्जुई ने दिया। फिर आता है आपका गटलिन डेविड। गटलिन डेविड ने, आप ये एक ब्रिटिश सोशलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मीडिया और जेंडर पर ध्यान केंद्रित किया है। किस पे? मीडिया और जेंडर पे ध्यान देने की वजह से फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए ये। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेमिनिटी हो जाएगा। जेंडर, और ये एम्बर्टो इको तो इटालियन फिलोसोफर हैं, ये तो पता ही है हमें। और फ्रांसवॉर्ड फिलियो जो हैं, ये अमेरिकन इन्वेंटर हैं जिन्होंने इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। तो हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट का क्या होगा, फ्रुनजॉन मॉजरी, जिन्होंने क्या है, इमेज डिसेक्टर का, यानी कि वीडियो वगैरह जब चलती है टेलीविजन में तो उस समय ये चीज का इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपका फ्रांसिस फिलो हो गया, ये आपके इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। इको अम्बर्टो इको जो है, इन्होंने मीडिया, जेंडर, जो कि इटालियन फिलोसोफर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है। फिर गटलेन डेविड जो है, इन्होंने फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। सो अब हम 109 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 109 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म मूवमेंट emphasize the use of social concise themes, realistic storytelling and location shooting to create a new kind of cinema। जहां पर रियलिटी, जहां पे लोकेशन वगैरह ये सब चीजों का यूज किया जाने लगा, तो वो कौन सा सिनेमा था, कौन सा दौर था? वो था पैरेलल सिनेमा। पैरेलल सिनेमा का दौर था वो, यानी कि आपका 1950 से 60s का दौर, आजादी के बाद का दौर, जहां पे रियलिटी को दिखाया जाता था। क्योंकि उस समय हम नए नए जो है आजाद हो रखे थे 1947 में। तो अब कोई ऐसी मूवी तो देखेगा नहीं कि यार प्यार भरी मूवी, या इसने इसको क्या कहा, इसने इसको फूल दिए, गुलाब के फूल दिए, इस तरीके की मूवी तो कोई देखेगा नहीं। क्योंकि भाई रिसेंट में ही हम आजाद होके आए हैं, तो जो चीजें हमने फेज आउट की हैं उसके ऊपर ही मूवी बनेगी। तो ये दौर था पैरेलल सिनेमा का। अब न्यू वेव्स, इंडियन न्यू वेव भी इसे कहा जाता है। अब उसके बाद जो है, इसको, इसका आंसर इंडियन न्यू वेव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये उस समय ओरिजिनेट हुआ था। इंडियन न्यू वेव तो खुद ओरिजिनेट हुआ था ना। यहाँ पर सोशल रियलिटी, ये सब चीजें नहीं दिखाई जाती थी उस समय। उस समय तो मतलब ऐसा दौर था, जो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा दौर था जो कि सत्यजीत रे का 1913 इस तरीके का, जहाँ पे मैथडोलॉजी टाइप मूवीज बनाई जाती थी। ठीक है, और इस तरीके की मूवी रहती थी, और वॉर की सिचुएशन दिखाई जाती थी। ये था। अब आता है बॉलीवुड मसाला। बॉलीवुड मसाला पता है ना, जिसमें आपकी अमिताभ बच्चन की एंट्री हो जाती है, ये सब आ जाएगा दौर। रीजनल सिनेमा जो है, जिसमें रीजन यानी तेलुगु, कनाडा, इस तरीके की फिल्म्स दिखाई जाने लगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन नंबर है 110। 110 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन क्वार्टरली इज पब्लिश्ड बाय। अब वो कह रहा है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ये एक जर्नल है। क्या है? एक जर्नल है। ये किस में पब्लिश्ड होता था? क्या ये पब्लिश्ड होता है एसोसिएशन फॉर एजुकेशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये एक तरीके का जर्नल है जहां पर जितने भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेटर हो, प्रोफेशनल हो, वो अपने, अगर वो एक रिसर्च एथिक्स हैं या रिसर्चर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो वो अपने मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ कर रहे हैं, तो वो अपने रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पर जर्नल में दे सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी अदर यहाँ पे ऑप्शन दिए ना, एशियन मीडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर, यूरोपियन कम्युनिकेशन रिसर्च एंड एजुकेशन एजुकेशन एसोसिएशन, और एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर, तो ये जो है ना, ये तीनों के तीनों कोई वो नहीं है क्या,
जर्नल नहीं है, इसीलिए ये तीनों आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, तो दिस इज टुडे वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहां से जाके जो है पढ़ सकते हैं। और ये बूस्टर सीरीज आपको दिसंबर 2025 में हेल्प करेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो अब मैं तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इस तरीके से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।